जय हिंद। मिशन जेआरएफ हिंदी परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग फनेश्वर नाथ रेणु को पढ़ने वाले हैं। फनेश्वर नाथ रेणु की दो कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। पहला है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, और दूसरी कहानी है लाल पान की बेगम। दोनों कहानी को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने से पूर्व हम लोग फणेश्वर नाथ रेणु से संबंधित जो भी बातें महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं, सभी बिंदुओं को हम लोग बारीकी से ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फणेश्वर नाथ रेणु। फणेश्वर नाथ रेणु की जब भी बात आती है तो उनके विषय में आप सुनिए कि बिहार, फणेश्वर नाथ रेणु कहाँ के थे? बिहार। और यह रेणु जो देख रहे हैं, इनका जो नाम यहाँ रेणु है, यह जब वह जन्म लिए थे तो उनके यहाँ कर्ज लिया गया था। और रेणुआ से धीरे धीरे, जैसे हमारे यहाँ देखिए हर नाम के आगे या लगा दिया जाता है, वही चीज़ इसके पास होता था। तो इसके साथ भी वही सेम घटना है। तो रेणुआ रनी से हो गया रनुआ, रनुआ रनुआ रेणुआ हो गया। ऐसे ही आज़ादी के बाद प्रेमचंद कहे जाने वाले, इनको आज़ादी के बाद प्रेमचंद यानी दूसरा प्रेमचंद इनको कहता। पहला तो प्रेमचंद स्वयं थे और इनको दूसरा प्रेमचंद कहा जाता। आज़ादी के बाद प्रेमचंद कहे जाने वाले फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। कहाँ? बिहार के ओराही हिंगना गांव, जो अररिया जिले के अंतर्गत पूर्व में पहले इसे पूर्णिया जिला कहा जाता था। रेणु जी का बचपन का नाम फनेसरा था। फनेसरा से फनेश्वर हो गया। दादी ने उनका नाम रनुओ रखा था। कारण इनका जन्म के समय रन अर्थात कर्ज लिया गया था। रेणुओं का नाम को ही बाबा नागार्जुन ने, किन्होंने? बाबा नागार्जुन ने इनका नाम रेणु उपनाम दे दिया। रेणु जी के पिता का नाम शीलानाथ मंडल तथा माता का नाम पानो देवी था। रेणु जी ने कुल 3 शादियां की और इनकी जो पहली पत्नी थी वह रेखा राय थी, जिससे एक बेटी कविता राय हुई थी। दूसरी उनकी पत्नी थी वो पद्मा रेणु थी, जो कटिहार जिले के महमदिया गांव की रहने वाली थी। दूसरी पत्नी पद्मा रेणु से 3 पुत्र एवं 3 पुत्रियां हुई। बड़ा बेटा पद्म परताराय फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक हैं। सन 1942 की स्वतंत्रता क्रांति में अंग्रेजों ने फणेश्वर नाथ रेणु जी को घोड़े से बांधकर पूर्णिया लेकर आए, और कहा जाता है यही जेल में उनको टीबी अर्थात ट्यूबरकुलोसिस अर्थात क्षय रोग हो गया। इलाज के लिए पटना अस्पताल में भर्ती हुई, पीएमसीएच में। यहीं रेणु जी की सेवा के लिए लतिका नाम की एक कोई सिस्टर थी, उनको रखा गया था। बाद में इनसे उनका प्रेम हो गया और उन्होंने विवाह करके उसे तीसरी पत्नी बना लिया। रेणु जी क्रांतिकारी भी थे और 9 साल की उम्र में 40 साथियों को मिलकर वानर सेना का गठन किया था। इन्होंने कौन सी सेना का गठन किया था? तो वानर सेना का गठन किया था। रेणु जी के विद्यार्थी जीवन की पहली कहानी परीक्षा है। इन्होंने विद्यार्थी जीवन में जो पहली कहानी रची थी वह परीक्षा थी, जो इनके गुरुजी रामदेनी तिवारी की पत्रिका में छपी थी। रेणु जी ने 9वीं तक की पढ़ाई फारबिसगंज में हुई तथा 10वीं की पढ़ाई नेपाल के कोइराला परिवार में। काशी विश्वविद्यालय में पटबाबा एक कहानी लिखे जो काफी चर्चा का विषय बन गया। मेला आंचल उपन्यास का प्रकाशन, जो हम लोग को पढ़ना भी 1954 में हुआ, कराने में लतिका जी, उनकी जो तीसरी पत्नी थी जिनसे उन्होंने प्रेम विवाह किया था, हॉस्पिटल में सेवा के लिए ये रखी गई थी, गहने बेचकर उन्होंने मेला आंचल उपन्यास का प्रकाशन करवाया था। समकालीन कवि सचिनानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय रेणु जी के परम मित्र थे।
आंचलिक कथाकार फणेश्वर रेणु का देहावसान यानी इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को ऑपरेशन के दौरान आई गड़बड़ी के कारण हुआ था। कहा जाता है कि ऑपरेशन के दौरान इनके पार्ट को थोड़ा सा इधर उधर अच्छे से सेट नहीं कर पाए, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। रेणु ने साहित्यकार के बारे में कहा है, साहित्यकार का कर्तव्य केवल लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि लिखकर कुछ बदला जा सके, यह महत्वपूर्ण है। अब फणीश्वरनाथ रेणु की कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं, अब उनके विषय में जो भी बातें थी वो हम देखें, अब इनकी रचनाओं को देखेंगे। पहला आपको मेला आंचल, जो हम लोग को पढ़ना भी 1954 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परिकथा 1957 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दीर्घपात 1963, जुलूस 1965 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड। इनके जितने भी ये उपन्यास हैं इनको आप याद रखें, लगभग सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और PYQ में पूछे जा चुके हैं। रिपोर्ताज रंजल धंजल 1975, नेपाल की क्रांति कथा 1978, भूत अश्रुतपुर 1984, एकलव्य का नोट्स 1984, यहाँ गलती से 984 लिखा गया है, 1984। उन्होंने कुछ रचनाओं का संपादन भी किया, जैसे हाथ का जस 1972 और 3 अध्याय। रेणु जी पर संपादित रचनाएं, रेणु जी पर संपादित कुछ रचनाएं हैं। वन तुलसी का गंध, वन तुलसी की गंध, संकलन एवं संपादन किन्होंने भारत यायावर ने किया। यानी रेणु जी पर, रेणु जी से संबंधित उनकी जो भी चीजें थी उनको संपादन किया गया है। एक श्रावणी दोपहर की धूप, संकलन एवं संपादन यह भी भारत यायावर ने किया है। अच्छे आदमी, इसका भी भारत यायावर है। और एकांकी के दृश्य, संकलन एवं संपादन भारत यायावर ने किया है। कहे रेणु, कवि रेणु कहे, संकलन एवं संपादन भारत यायावर। आत्मपरिचय भारत यायावर, उत्तर प्रदेश भारत यायावर। इनके कुछ कहानी संग्रह हैं। आदिम रात्रि की महक 1967 में यह हुआ था, बिहार ग्रंथ कुटीर से यह प्रकाशित पटना से हुआ था। ठुमरी 1959 में यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था, बिहार ग्रंथ कुटीर से प्रकाशित। यह कहाँ, पटना में। प्रथम कहानी संग्रह भी ठुमरी को इनका प्रथम कहानी संग्रह भी माना गया है। अग्निखोर 1973 संभावना प्रकाशन हापुड़ से प्रकाशित हुआ था। मेरी प्रिय कहानियां 1975 राजपाल एंड सन्स दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। रेणु जी की श्रेष्ठ कहानियां राजेंद्र यादव ने इसका संपादन किया था। रेणु जी अपने जीवन काल में करीब 63 कहानियों की रचनाएं की, और जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण उनके रचनाओं को हम लोग देखेंगे। बट बाबा, रसूल मिस्त्री, इतिहास, मजहब और आदमी, खंडहर पूछा गया, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, लाल पान की बेगम, यह हम लोग को पढ़ना है। ठेस महत्वपूर्ण है, ठेस कहानी क्या है इनका महत्वपूर्ण। पंचलाइट महत्वपूर्ण है। सिर पंचमी का सगुन, कस्बे की लड़की महत्वपूर्ण है। तबे एकला चलो रे, संवादिया पूछा गया महत्वपूर्ण है। एक आदिम रात्रि के महत्वपूर्ण है। नैना जो जोगिंग, नौ कहे के ही वेश में, अक्ल और भैंस, तब शुभ नामे, लफड़ा, भीति चित्र का मयूर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट बाबा रेणु जी की पहली कहानी है, जिसका प्रकाशन 27 अगस्त 1944 को साप्ताहिक पत्रिका विश्वामित्र में हुआ था। रेणु जी की दूसरी कहानी पहलवान की ढोलक है, जो 11 दिसंबर 1944 को साप्ताहिक पत्रिका विश्वामित्र में हुआ था। रेणु की कहानी ठुमरी धर्मा कही गई है। रेणु को कहानी को क्या कहा गया, ठुमरी धर्मा कहा गया। रेणु जी की अंतिम कहानी भित्ति चित्र की मयूरी है। रेणु जी ने अपनी संपूर्ण कहानियों को 1948 और 82 के बीच पूरी की।
रेणु की प्रथम प्रौढ़ कहानी पार्टी की भूत को माना जाता है। इनकी प्रथम प्रौढ़ कहानी कौन माना जाता है? पार्टी की भूत को माना जाता है। रेणु जी को धरती का धन की उपमा अज्ञ ने दी थी। धरती का धनी की उपमा किन्होंने दिया था? तो अज्ञ जी ने दिया था। रेणु जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब हम लोग उनकी जो कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, उस कहानी के विषय में महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे। अब इन चीजों को हम देखते हैं तो कहानी समझने में हमें बहुत सहजता होती है, इसलिए हर एक बिंदु को बहुत ध्यानपूर्वक सरलतापूर्वक आप लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग लाल पान की बेगम के विषय में भी थोड़ी बहुत दिखेंगे। फिर हम लोग उसके बाद कहानियों को देखेंगे। पात्र है, पात्र कौन है? हीरामन जो नायक की भूमिका में है, हीराबाई जो नायिका की भूमिका में है, लाल मोहर धूनीराम पलटन दास, यह जो लाल मोहर धूनीराम पलटन दास तीनों क्या गाड़ीवान है, यह तीनों क्या गाड़ीवान है। लहसनवा मुनीम महाजन आदि पात्र हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी आंचलिक लंबी कथा। आंचलिक का क्या मतलब? अंचल मतलब ग्रामीण की जो कहानियों को लेकर लिखा गया है उसे आंचलिक कथा कहते हैं। तीसरी कसम नाम से ही सन 1966 में एक फिल्म बनी थी। इस फिल्म का निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया था। गीतकार कौन थे? शैलेंद्र थे। नायक राज कपूर थे। नायक कौन थे? राज कपूर। और नायिका वाहिदा रहमान थी। यह पूरी फिल्म मध्य प्रदेश के वीना एवं ललितपुर के पास खिम लाशा नामक जगह में फिल्माई गई। इस फिल्म की असफलता के मात्र 1 साल बाद गीतकार शैलेंद्र की मृत्यु हो गई। इस फिल्म में रेणु जी बिहार के फारबिसगंज, चंपानगर, खरहिया आदि ग्रामीण आंचलिक जीवंत रूप दिया है। कहानी का नायक हीरामन 40 साल का हट्टा कट्टा एक गाड़ीवान है। हीरामन 3 कसमें खाता है। हीरामन कितने कसम खाते हैं? 3 कसमें खाते हैं। 1 सेकंड रुकेंगे जरा सा। वह 3 कसम कौन कौन खाता? पहला खाता है हीरामन की तस्करी का माल नहीं ला देगा। दूसरा, बांस की लदनी कभी नहीं करेगा। और तीसरी जो उसके अंतिम कसम होते हैं, भविष्य में कभी नौटंकी की नर्तकी को नहीं बैठाएगा। कहानी की भाषा आंचलिकता से युक्त है तथा शैली वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है। हीरामन मोरंग नेपाल से धान और लकड़ी ढोता है। हीरामन की भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। होराबाई हीरामन को मीता कहकर संबोधित करती है। हीरामन कोई विशेष बात पर इस शब्द का उच्चारण करता है। महुआ घटबारी की मार्मिक कथा प्रसंग इस कहानी में है। हीराबाई पहले मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी थिएटर में काम करती थी, बाद में रौता कंपनी में चली आई। हीरामन नाच देखने के लिए पहले 8वां दर्जा में बैठता है, बाद में जब उसको होराबाई की नज़र उस पर पड़ता है तो उसे 1 रुपये के दर्जे वाले सीट पर बिठाया जाता है। तीसरी कसम में कुछ गीत आए हैं। गीत से आपको कई बार प्रश्न पूछ देते हैं, तो यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण गीत है सबको क्रम से रखा गया। पहला है विदेशिया नाच की वंदना गीत। जे मेया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर हो खुसैया सहाय हे मेया हमरा। दूसरा है छोकरा का गीत। सजनवा बेरी हो गए हमार सजनवा, अरे चिट्ठियां हो तो सब कोई बाँचे। तीसरा है
लाली लाली डोलिया मैं लाली रे दुल्हनिया, पान खाए दुल्हनिया। तीसरा है सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहां पैदल ही जाना है। हे आ सजनम सावनवा भादव के अर उमड़ल नदिया, गे में मैं ओ मैं आगे रेनी भावानिया। हे। अगला गीत है हूँ ओम ओम रे डायनिया, मियो मोरी इनुनवा चटाई, काहे नाई मरलस सॉरी घर आ। और इसका एक कहानी है, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूं। और इनके अंतिम है अजी हाँ मारे गए गुलफाम। अब हम लोग लाल पान बेगम से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें उनको देखेंगे और फिर अगली क्लास में हम लोग कहानी को देखेंगे। पात्र कौन कौन है इसमें? बिरजू की माँ है, बिरजू के पिता हैं, बिरजू स्वयं है, चंपिया है, मखनी फुआ है, जंगी की पुतहू है, लरेना की बीबी है, राधे की बेटी सुनरी है। लाल पान की बेगम कहानी 1957 में प्रकाशित हुई। लाल पान की बेगम कहानी में बलरामपुर का नाच देखने की चर्चा है। कहानी की नायिका बिरजू बिरजू की माँ पूरे गांव में लाल पान बेगम के नाम से जानी जाती हैं। कहानी में बगड़ा कुकुर माछी से परेशान रहता है। बगड़ा यानी बकरी जो है कुकुर माछी से बहुत परेशान रहती हैं। लाल पान की बेगम कहानी पूर्ण रूपेण आंचलिक कथा है, जहां ग्राम्य अंचलों के शब्द, गाली गलौज, लोकोक्तियां आदि खूब भरे पड़े हैं। जंगी की पुतहू मुहजोर है, यानी कि जुबान लड़ाती है, जिसमें जो उसका जुबान लड़ाना है को ही मुहजोर कहते हैं। उसका ससुर जंगी दागी चोर है और पति रंगी कुरमा टोली के नामी लठे थे। जंगी के पुतहू का गोना 3 माह पहले हुआ था। बिरजू का बप्पा का गांव कोयरी टोला है। कहानी में चंपिया का उम्र 10 साल है। बिरजू की माँ शकरकंद की मीठी रोटी बना रही है। किसकी रोटी बना रही है? तो शकरकंद की मीठी रोटी बना रही है। बिरजू का बाप कोयरी टोली में गाड़ी नहीं मिलने पर के कारण मलदहिया टोली के मियाँ जान के यहाँ से गाड़ी लाता है। कहानी में बगड़ा को पचकोड़ी कसाई के यहाँ बेचने की बात होती है। नाच देखने में देरी होने पर बिरजू जिन बाबा को गाज का पहला बेगन कबूलता है। बाबू साहेब का सबसे छोटा लड़का बिरजू की माँ मौसी कहकर पुकारता है। चंपिया बाजे ना मुरलिया गीत गाती है। चंपिया कौन सा गीत गाती है? बाजे ना मुरलिया गीत गाती है। कहानी के अंत में चंपिया और सुनरी चंदा की चांदनी गीत गाती है। इसमें 2 गीत आए हैं, एक बाजे ना मुरलिया और दूसरा चंदा की चांदनी। फणेश्वर नाथ रेणु के बारे में विद्वानों ने आलोचनात्मक रूप से कुछ बातें कही गई, उस बात को हम लोग देखेंगे यहाँ। निर्मल वर्मा क्या कहते हैं कि बिहार के एक छोटे भूखंड की हथेली पर रेणु ने समूचे उत्तर भारत के किसान की नियति रेखा को उजागर किया था। वह रेखा किसान की किस्मत और इतिहास के हस्तक्षेप के बीच गुथी हुई थी, जहां गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन, सोशलिस्ट पार्टी का आदर्श, किसान सभा की मीटिंगें अलग अलग धागों से रेणु का संसार बुनती है। फिर निर्मल वर्मा आगे कहते हैं, रेणु जी ने जिस तीली से किसान की उदास धुल धूसरित क्षितिज में छिपी नाटकीयता को आलोकित किया था, उसी तीली से हिंदी के परंपरागत यथार्थवादी उपन्यास के ढांचों को भी एकाएक ढा दिया था। यहाँ रेणु को अविस्मरणीय देन और उपलब्धि है। रेणु
अपनी कहानियों के बारे में स्वयं रेणु जी का कथन है। अपनी कहानी के विषय में स्वयं रेणु जी कहते हैं, मेरे साधारण पाठक मेरी अस्पष्टतावादिता तथा सपाट बयानी से सदा संतुष्ट हुए हैं, और साहित्य के राजदार पंडित कथाकार आलोचकों ने हमेशा नाराज होकर मुझे एक जीवन दर्शनहीन, अपदार्थ, अप्रतिबद्ध, व्यर्थ, रोमांटिक प्रमाणित किया है। सारे तालाब को गंदा करने वाला जीव, इसके बावजूद कभी मुझसे इससे ज्यादा नहीं बोला गया कि अपनी कहानियों में मैं अपने को ही ढूंढता फिरता हूँ, अपने को अर्थात आदमी को। और यहाँ महत्वपूर्ण बातें उनकी खत्म हो जाती। अगले क्लास में हम लोग तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम और लाल पान की बेगम कहानियों को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इन सब चीज़ों को तैयार कर लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। जय हिंद।